पर्यावरण अध्ययन का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में चित्रों को पढ़ने की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है। कथन जे है, यह बच्चों में अवलोकन और रिकॉर्डिंग कौशल विकसित करता है। ये कथन जे सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है, चित्रों के माध्यम से अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में समझा जा सकता है। ये कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल दिया है, यह केवल उन बच्चों के लिए उपयोगी है जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। ये कथन एल असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद कथन एम है, इससे बच्चों की अभिव्यक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ती है। ये कथन एम भी सत्य है। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, जे, के और एम। जे के एम किस में दिए है, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे के और एम। प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत नक्शे पढ़ने के लिए किन कौशलों का होना आवश्यक है। कथन जे है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। कथन जे सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है, दूरियों और दिशाओं का पैमाना समझना। के भी सत्य है। उसके बाद एल दिया है, रेखा चित्रों को कलात्मक रूप से रंगना। यहाँ पे जो रेखा चित्र है, डायग्राम है या जो भी पिक्चर्स है उसको रंगने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नक्शे पढ़ने के लिए किन कौशलों का होना आवश्यक है। यहाँ पे रंग भरने की बात कर रहे हैं, इसलिए जो कथन एल असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद एम है, प्रतीकों और संकेतों का अर्थ निकालना। इसका जो है कथन एम भी सत्य हो जाएगा। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, जे, के और एम। जे के एम किस में दी है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे के और एम। प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक विधि के लाभों पर विचार करें। कथन जे है, यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ये कथन जे सत्य है कि जो सिद्धांत है, ये प्रयोगात्मक विधि, ये जो करके सीखने पर आधारित है। ये कथन जे सत्य है। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है, सी को हटा दिए। उसके बाद जो है के है, इससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। के भी सत्य है। जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे, के तो तीनों में है। उसके बाद जो है एल, यह समय की बचत करने वाली सबसे सस्ती विधि है। सबसे सस्ती विधि है बोला गया, इसलिए जो कथन एल असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, डी में एल है, ये हट गया। उसके बाद एम है, कथन एम है, इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इससे जो प्राप्त ज्ञान है वो स्थायी रहेगा, परमानेंट रहेगा। तो ये कथन एम भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा जे, के और एम। जे के एम किस में दिया, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे, के और एम। कथन है, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकना बंद कर दे तो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन की घटना समाप्त हो जाएगी। कथन सत्य है। उसके बाद कारण दिया गया है कि ऋतु परिवर्तन मुख्य रूप से पृथ्वी के अच्छी झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होता है। और जो सूर्य जो है, ये अच्छी झुकाव मतलब जो है ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, या इसी को लिख सकते हैं 23.5 डिग्री। तो ये जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है पृथ्वी, और इसी के कारण जो है क्या होता है, ऋतु परिवर्तन जो है, ऋतु परिवर्तन मुख्य रूप से पृथ्वी के जो अच्छी झुकाव, ये जो अच्छी झुकाव और जो पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण लगाता है, चक्कर लगाता है, तो इसी के कारण होता है। ये कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कथन जो है कारण की व्याख्या करता है। एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 100 किलोमीटर को दर्शाती है। तो 500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 सेंटीमीटर का पैमाना सही है। यहाँ पे क्या दिया गया है, जो पैमाना बना है मानचित्र, तो इसमें जो मैप में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, ये 100 किलोमीटर है। तो इसमें जो है 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर जो है ये 500 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये कारण, ये कथन क्या है, सत्य है। उसके बाद कारण दिया गया कि मानचित्र पर पैमाना हमेशा एक स्थिर अनुपात का पालन करता है। तो जो मानचित्र रहता है, स्केल या जो मैप है, उस मैप में जो स्केल बना रहता है, ये जो पैमाना रहता है, एक फिक्स है, हमेशा एक फिक्स है, एक स्थिर अनुपात का ये पालन करता है। ये कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण की व्याख्या करता है। रेत घड़ी
या धूप घड़ी के माध्यम से। ए का हो जाएगा 4, रेत घड़ी या धूप घड़ी। उसके बाद जो है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन जो किसकी वजह से होता है? सूर्य की सीधी किरणें या सूर्य झुकाव की वजह से। मतलब जो पृथ्वी है वो पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। यह जो पृथ्वी क्या करता है सूर्य के चारों ओर चक्र ये परिक्रमण करता है, इसकी वजह से होता है। तो हो जाएगा ऋतु परिवर्तन का हो जाएगा 2, बी का 2। उसके बाद कंपास। तो जो कंपास बॉक्स रहता है उसके माध्यम से हम जो डायरेक्शंस फाइंड करते हैं या दिशा का ज्ञान मिलता है, तो हो जाएगा सी का 1। उसके बाद है ग्लोब। ग्लोब जो रहता है इसमें ये इस टाइप में रहेगा, ये ऐसे खड़ी लाइन में, ये होता है देशांतर रेखा। और ये जो ऐसा रहेगा ये इस टाइप में, ये रहेगा अक्षांश। ये जो है ग्लोब के माध्यम से हम जो है देशांतर और अक्षांश को पता कर सकते हैं। तो हो जाएगा डी का 3। ए का हुआ 4, ए का 4 जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है। उसके बाद बी का 2, बी का 2 जो है डी में नहीं है, डी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का 2 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। प्रश्न है शिक्षण विधियों का मिलान करें। ए दिया है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि से क्या फाइंड करते हैं या किसमें उपयोग होता है? इस क्षेत्र के भ्रमण के लिए। किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो उस भ्रमण के लिए जो अवलोकन विधि का उपयोग करेंगे। ए का हो जाएगा 1, जिस ऑप्शन में नहीं है ए का 1 उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, हटा दिए। उसके बाद जो दिया है बी कहानी विधि। तो कहानी विधि किसके लिए यूटिलाइज होगा या उपयोगी होगा? ये छोटे बच्चों के लिए प्रभावी होता है। ये जो हो जाएगा बी का 3, बी का 3 हो गया। बी का 3 जो है ये डी में नहीं है तो डी को हटा दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद सी दिया है मानचित्रण विधि। मानचित्रण विधि के लिए कि किस में यूज करेंगे? ये अमूर्त को मूर्त बनाने में ये सहायक होता है। ये जो मानचित्रण विधि है या मानचित्रण कौशल है वो हो जाएगा सी का 2। अमूर्त जो है उस अमूर्त को मूर्त बनाने में सहयोगी होता है। उसके बाद समस्या विधि या समस्या समाधान विधि। तो इसके लिए जो क्या है ये वैज्ञानिक पद्धति जो है समस्या समाधान विधि के लिए उपयोगी होता है। तो हो जाएगा डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पर्यावरण के घटक और उनके उदाहरण को सम्मिलित कीजिए। ए दिया है जैविक घटक। जैविक घटक में क्या आ जाएगा? इसमें चारों में देखेंगे सूक्ष्मजीव और पौधे। ये हो जाएगा ए का 3 सूक्ष्मजीव और पौधे। उसके बाद अजैविक घटक है। अजैविक घटक में क्या आ जाएगा? वायु और जल। ये हो जाएगा बी का 1। जैविक घटक में जो जितना जीव जंतु हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया, पेड़ पौधे, ये सब जैविक घटक में आते। अजैविक घटक में वायु आ जाएगा, जल आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, चंद्रमा, ये सब अजैविक घटक है। उसके बाद सामाजिक घटक। सामाजिक घटक में क्या आ जाएगा? नियम और परंपराएं। जो सामाजिक नियम और परंपरा रहता है ये सामाजिक घटक में आ जाएगा, तो हो जाएगा सी का 2। उसके बाद है डी कृत्रिम घटक। तो कृत्रिम घटक में इसमें क्या आ जाएगा? सड़क और इमारतें। जो सड़क हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब कृत्रिम घटक या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स में आएगा या फैक्टर में। हो जाएगा डी का 4। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन में ए का 3, जिसमें ए का 3 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। प्रश्न है बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझने से एक शिक्षक को क्या जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे के मन के विचार और उसकी दुनिया के प्रति समझ को सीखने में या उसको समझने में शिक्षक को जानकारी मिलती है। प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कहानी और कविताओं का प्रभावी उपयोग किसके लिए या किस लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करने के लिए। तो जो है सीखने के लिए लर्निंग बेस्ड और जो है वातावरण मतलब जो इन्वायरमेंट या जो वातावरण उसको प्रदान करने के लिए ये उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है दिन और रात होने की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं? इसके लिए सबसे उपयोगी सहायक सामग्री क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्लोब और टार्च। ये जैसे ग्लोब है, अब इस ग्लोब में जो हम टार्च बार कर जो है या टार्च जो जलाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जहाँ हम टार्च जलाएंगे वहाँ क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा, और जहाँ टार्च नहीं बर रहा है, जहाँ टार्च जो है नहीं जल रहा है, उधर क्या हो जाएगा? अंधेला। तो इससे जो है ये बच्चे लोग को एक्सप्लेन करा सकते हैं ग्लोब और टार्च के माध्यम से कि दिन और रात होने की जो कंसेप्ट है, ये अवधारणा है उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रश्न है, एक बच्चा नक्शे पर उत्तर दिशा को नीचे की ओर दिखाता है। शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसे डांटेंगे कि वह गलत कर रहा है। ऑप्शन बी है उसे हटाएंगे कि उत्तर हमेशा ऊपर होता है, मतलब उसको रटाएंगे कि उत्तर हमेशा उत्तर ऊपर होता है। फिर सी है उसे कार्डिनल दिशाओं मतलब प्रमुख दिशाओं के मानक निर्धारण की अवधारणा कंसेप्ट को समझाएंगे। डी है उसे नक्शा पढ़ना बंद करने को कहेंगे, ये भी उपयुक्त नहीं है। इसमें जो उपयुक्त जो है ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि सबसे उपयुक्त है। इसमें जो है बच्चे है उस बच्चे को क्या कराएंगे, जो प्रमुख दिशा है जो मेन डायरेक्शंस है उसके मानक निर्धारण की अवधारणा ये जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम जो बनाते हैं डायरेक्शन जो है ये होता है नॉर्थ, हो जाएगा साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो बच्चे को इस दिशा डायरेक्शन ज्ञान करने की जो तरीका है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ना कि उसको डांटेंगे, ना ही उसको रटाएंगे और ना ही उसको नक्शा बंद करने के लिए या नक्शा पढ़ने के लिए मना करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत विविधता पढ़ाते समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए केवल बहुसंख्यक संस्कृति पर। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक में दी गई परिभाषाओं पर। ऑप्शन सी बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक परिवेश पर। ऑप्शन डी परीक्षा में आने वाले प्रश्न पर। इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी में देखो यहाँ पे केवल बहुसंख्यक संस्कृति पर फोकस किया जा रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन जो ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक में दी गई परिभाषाओं पर फोकस करना, ये भी उपयुक्त नहीं है। उसके बाद जो डी है परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर फोकस करना, ये भी उपयुक्त नहीं है। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, मानचित्र निर्माण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये एन को करेंगे जो है स्थानों का कच्चा रेखा चित्र बनाना। जैसे हम कोई भी स्थान है उसका हम रेखा चित्र बना लेंगे। इससे बनाया, यहाँ पे कुछ बना लिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर बना लिए, यहाँ पे नदी, तालाब, नहर, ऐसे करके मंदिर या घर, बिल्डिंग, ऐसे करके पिक्चर बना लिए। तो उसी को बोला गया है स्थानों का कच्चा चित्र, ये जो कच्चा रेखा चित्र स्केच बनाना। तो स्केच बना लिए। अब उसके बाद स्केच बनाने के बाद हम क्या करेंगे, दिशाओं का निर्धारण करेंगे। दिशाओं का निर्धारण मतलब जो है यहाँ पे डायरेक्शन शो कर देंगे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इस टाइप जो हम क्या कर दिए, दिशाओं का निर्धारण कर दिए। तो हो जाएगा एम दूसरे नंबर पे आ जाएगा, एन पहले पे, उसके बाद एम। दिशाओं का निर्धारण करने के बाद क्या करेंगे हम, जो है पैमाना चुनना मतलब जैसे हम यहाँ पे जो बता रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस कितना है, जैसे हम ले लिए 1 सेंटीमीटर बराबर जो है ये 500 मीटर है या 1 किलोमीटर है, ऐसे करके हम क्या कर लिए, पैमाना चयन कर लिए, जो स्केल का चुनाव कर लिए। हो जाएगा के आ जाएगी, इसके बाद स्केल का चुनाव करना है। पैमाना का चुनाव ये मतलब यहाँ पे शो कर देंगे कि इतना सेंटीमीटर जो है इतना किलोमीटर के बराबर है। उसके बाद जो है पैमाना चुनने के बाद हम क्या चयन करेंगे, प्रतीकों और रंगों का चयन। प्रतीक मतलब इसमें हम लोग जो है जैसे ये तालाब के लिए इस टाइप का प्रतीक बना लिए, नदी के लिए इस टाइप का प्रतीक बना लिए, घर वगैरह बना रहे हैं उसके लिए अलग प्रतीक, मंदिर वगैरह के लिए जो भी अलग अलग जो प्रतीक रहेगा, टेम्पल हो गया और जो अलग अलग चीज़ें उसके लिए, तो प्रतीक और रंग का चयन। तो जैसे हम ये सब में कलर भरेंगे कि इस रंग का होता है, ये इस रंग का होता है, इस कलर का, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रतीकों का चयन हो जाएगा एल। फिर जो है लास्ट में क्या करेंगे, अंतिम आलेखन मतलब जो है फाइनल ड्राइंग। फिर अंत में हमारा जो पूरा ये ड्राइंग क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आ जाएगा वो अंतिम आलेखन या फाइनल ड्राइंग। एन के बाद एम जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे। एन एम जो है, एन जो है शुरू में एन जो है सी में नहीं है, बी में नहीं, हटा दिए। एन के बाद एम डी में नहीं है तो डी भी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन के बाद एम के बाद के के बाद एल के बाद ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, वैज्ञानिक जांच या साइंटिफिक इंक्वायरी के चरणों का सही क्रम क्या है? इसमें देखो जो क्या दिया है, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन जो है लास्ट में आ जाएगा। देखेंगे जिस ऑप्शन में लास्ट में एन नहीं है उसको हटा देंगे। सी के लास्ट में एन नहीं है, इसको हटा दिए। बाकी जो है ए बी और डी में लास्ट में एन है। तो निष्कर्ष निकालना ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये परिकल्पना बनाना, अवलोकन करना, प्रयोग करना, समस्या की पहचान।
तो सबसे पहले इसमें जो वैज्ञानिक जांच की जो चरण है, स्टेज, उसमें होगा समस्या की पहचान करना, जो प्रॉब्लम है उसकी आइडेंटिटी करना। ओ जिस ऑप्शन में शुरू में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, बी भी हट गया, ओ है सबसे पहले ओ और लास्ट में आएगा एन। हम क्या कर लिए, समस्या का पहचान कर लिए। समस्या की पहचान करने के बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, मतलब अवलोकन, हो जाएगा अवलोकन करना। ओ के बाद आ जाएगा एल। ओ के बाद एल जो है ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओ के बाद एल हो गया, ऑब्जर्वेशंस करना या अवलोकन करना। अवलोकन करने के बाद क्या करेंगे, हम परिकल्पना का निर्माण करेंगे या हाइपोथेसिस क्रिएटिंग करेंगे, परिकल्पना बनाने का काम। ये हो जाएगा के, परिकल्पना बनाना। परिकल्पना बनाने के बाद क्या करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा के बाद एम, प्रयोग करना। तो सबसे पहले आ जाएगा ओ के बाद एल, एल के बाद के बाद एम के बाद आ जाएगा एन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ के बाद एल के बाद के बाद एम के बाद एन। प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के विकास के कालक्रम पुराने से नए को व्यवस्थित करें। तो पृथ्वी पर जो जीवन का विकास है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सूक्ष्म जीव का डेवलपमेंट, सूक्ष्म जीव का विकास हुआ पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा जलचर, मतलब जो मछलियों का विकास, जो जाएगा मछलियों का विकास। मछलियों के विकास के बाद जो आएगा ये उभयचर, ये उभयचर का विकास हो जाएगा तीसरे नंबर पे। उभयचर के बाद क्या आएगा, सरीसृप, ये हो जाएगा सरीसृप चौथे नंबर पे। और पाँचवें नंबर पे लास्ट में आ जाएगा स्तनधारी जीव, जो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। सबसे पहले आए ये सूक्ष्म जीव ओ, सूक्ष्म जीव के बाद दूसरे नंबर पे आया जलचर, तो हो जाएगा ओ के बाद एल, एल के बाद जो आ जाएगा एम, उभयचर, उभयचर के बाद आ जाएगा सरीसृप, ये हो जाएगा एन, और सरीसृप के बाद लास्ट में आ जाएगा के, स्तनधारी जीव। ओ के बाद एल, जिस ऑप्शन में शुरू में वो नहीं हटा दिए, बी, सी और डी में नहीं है। ओ के बाद एल जो है ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ के बाद एल, एल के बाद एम के बाद एन, एन के बाद के। प्रश्न है, पेरिस समझौता कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, तो जो COP 21 है 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वैश्विक तापमान है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, उसकी वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना, से कम रखना। मतलब जो है 2 डिग्री सेल्सियस से इसको कम रखना है, अधिकतम जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए जो है ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक तापमान है उसकी वृद्धि को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये भारत में है, और भारत के कहाँ पे है, ये गुरुग्राम में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम, भारत। इस मुद्दे पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि का क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकना। जो है लैंड रिस्टोरेशन है उसको कंट्रोल करना, और जो भूमि का क्षरण हो रहा है उसको रोकना या उसको कंट्रोल करना, ये इसका जो है सर्वाधिक जोर दिया जा रही है, इसकी जो है फोकस इसी पे है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व, लेमरू एलिफेंट रिजर्व की स्थापना का मुख्य वैधानिक उद्देश्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को कम करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।